हेलो बच्चों, माय नेम इज़ प्रियांक प्रतीक और ये वीडियो लेक्चर है क्लास 10th से जो बच्चे क्लास 11 तक मूव कर रहे हैं उनके लिए। टॉपिक जो इस वीडियो लेक्चर का होगा वो है बेसिक मैथमेटिक्स एंड इनइक्वालिटी को लेकर। तो बेसिक मैथ एंड इनइक्वालिटीज लेक्चर सीरीज का ये पहला लेक्चर है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम है प्रियांक प्रतीक। चलो और आराम से करते हैं। तो माय नेम इज प्रियांक प्रतीक और मैं पिछले 4 सालों से IIT JEE के लिए बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं और मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स IIT में हैं, जिसमें लास्ट ईयर ही मेरे स्टूडेंट था राहुल, जिसका रैंक था 697, वो IIT खड़गपुर में है। और भी मेरे काफ़ी बच्चे हैं, सौरभ, शुभम, ये सब काफ़ी बच्चे हैं जो वेरियस IITs में हैं, जो मुझे कॉन्स्टेंटली कहें कि सर आप भी लॉकडाउन में फ्री में पढ़ाइए। तो मैं आप लोग के लिए लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूँ, तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और अभी जो लोग कोचिंग नहीं स्टार्ट किए उनके लिए सबसे बेसिक वीडियो है, ताकि वो 11th का अपना पढ़ाई को एक देख सके कि 11th में 10th से अलावा क्या है, किस लेवल पर जाना पड़ता है, क्या डेप्थ में जाना पड़ता है। तो और अपने बारे में एक आखिरी चीज कि मैंने अपनी पढ़ाई की है IIT बॉम्बे से। ठीक है, तो अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहते हो तो मैं इस बात की आप लोग को श्योरिटी देता हूं कि आप भी IIT जा सकते हैं। कम से कम मैथ पार्ट के चलते तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बस साथ बने रहो, देखते रहो, मिलकर फोड़ेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स में क्या है, कुछ खास चीज नहीं पढ़ना है, जो हम लोग पहले से थोड़ा थोड़ा जानते हैं बस उनको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेंगे। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला चीज आता है वो आता है हमारा नंबर सिस्टम। वो हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में तुम्हें एक चीज पता होगा, सबसे पहला क्या आता है हमारे पास, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को और हम लोग क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को ही हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स ये होते क्या हैं, ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और ऐसे ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी कहां खत्म होते हैं किसी को भी नहीं पता। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, n से। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है n से, तो हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 और ये अपना जहां तक जा सके, ये हमारा नेचुरल नंबर। तुम लोग इंटीजर्स वगैरह भी जानते हो, तो एक चीज और जान लो, नेचुरल नंबर्स को ही हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। इस बात पे फिर से आएंगे, 2 मिनट का रुकना है अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगला नंबर हमारे पास क्या आता है, होल नंबर। अगला जो चीज है हमारे पास वो है होल नंबर। होल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है, तो नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 और ऐसे करते हुए इंफिनिटी तक जाएगा। ये क्या होगा, हमारा होल नंबर होगा। होल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, W से। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 इस तरह से। अब नेचुरल नंबर को हम लोग क्या बोले थे, पॉजिटिव इंटीजर। होल नंबर को भी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं होल नंबर को, होल नंबर्स आर कॉल्ड, होल नंबर्स आर कॉल्ड नॉन निगेटिव इंटीजर्स।
नॉन निगेटिव इंटीजर्स, ये भी पता चल जाएगा। अभी के लिए लिखो। तीसरा आता है हमारे पास इंटीजर्स। तीसरा आता है हमारे पास इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होते हैं हमारे पास? इंटीजर्स में होते हैं माइनस इंफिनिटी से शुरू होता है और ऐसे करते हुए लाइक -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3 और कुछ लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3 ऐसे करते हुए। तो दोनों फॉर्म हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर्स को डिनोट किससे करते हैं? Z से। कहीं पर लोग I से भी डिनोट करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम दोनों से ही डिनोट कर सकते हैं। ओके। अब इंटीजर्स का हम एक चार्ट देखेंगे जहां से हमको पता चलेगा कि नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स और होल नंबर को नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्यों कहा जाए। तो इन सब के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो पॉइंट है इसके लिए 0 इज नीदर पॉजिटिव, 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर है। जैसे ये सब क्या हो गए? निगेटिव इंटीजर्स। ये 1, 2, 3, 4 ये सब क्या हो गए? पॉजिटिव इंटीजर। पर 0 हमारा क्या हुआ? किसी भी तरह का इंटीजर नहीं बचा। तो अगर एक चार्ट बनाया जाए ऐसे, इंटीजर को इस तरह से हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हो गया निगेटिव इंटीजर और दूसरा हो गया हमारे पास 0 और तीसरा हो गया हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। निगेटिव इंटीजर्स में क्या आ रहा है हमारे पास? एक -3, -2, -1 यहीं तक है। 0 में तो हमारा 0 है और पॉजिटिव में सारा नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3 ऐसे करते हुए। तो यहां से दिख गया पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर दिया जाए, लाइक उसके सेट में नेचुरल नंबर के झुंड में अगर 0 भी ऊपर से डाल दें तो ये दोनों मिल के क्या होगा? ये दोनों अगर मिल जाए तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। तो ये तो निगेटिव है बट होल नंबर में सारा चीज पॉजिटिव तो नहीं है, इसमें एक 0 भी है। तो 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो हम इसको क्या सकते हैं? नॉन निगेटिव। अगर 0 ऐड हो जाए होल नंबर को तो होल नंबर को क्या कहेंगे? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब कोई भी चीज निगेटिव नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव हो चाहे ना हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कोई भी चीज निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो होल नंबर हमारा क्या हो गया? नॉन निगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स के बाद हमारा अगला क्या आता है? रैशनल नंबर। इंटीजर्स के बाद अगला क्या आता है हमारा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया? एनी नंबर, अभी तो 10th में खूब पढ़े हो गए ये, एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q where q is not equals to 0, p and q are integers and co-prime। ठीक है। p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q 0 नहीं हो सकता है। p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स कैसे भी हो सकते हैं, लाइक पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, निगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, 0 हो सकता है, बट q 0 नहीं होना चाहिए। और कोप्राइम, अब ये कोप्राइम क्या है? कोप्राइम क्या है? कोप्राइम नंबर हम जानते हैं जिनका सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ।
ऐसे नंबर जिनका सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक वो नंबर और दूसरा इसे। तो प्राइम नंबर हम लोग सिंगल नंबर के लिए डिफाइन करते हैं और को प्राइम हम लोग 2 नंबर के लिए डिफाइन करते हैं। तो को प्राइम का डेफिनेशन क्या है? को प्राइम किसको कहते हैं? को प्राइम कहते हैं हम लोग व्हेन टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स हैव ओनली वन एज कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अगर दो नंबर के पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आए तो वो दोनों नंबर कैसे नंबर कहलाएंगे? को प्राइम। तो ये जो p बाई क्यू है ये को प्राइम भी होना चाहिए तभी रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर को प्राइम नहीं है तो हम लोग उसको सिर्फ फ्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर p और q दोनों को प्राइम नहीं है तो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। बाकी सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल देखो रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर को अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए r नहीं, कॉमन लग रहा है, नेचुरल नंबर n से था तो n लिखे, होल नंबर w से स्टार्ट होता है तो w लिखे, इंटीजर i से स्टार्ट होता है तो i लिखिए। पर रैशनल नंबर को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये नंबर हो गया हमारे पास जैसे 3/2, 4/5, 22/7, ये सारा हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। अब रैशनल नंबर में आगे भी कुछ आता है। ये जो फ्रैक्शन, अच्छा ये बताओ 4/6 ये रैशनल नंबर है क्या? तो जिन लोग को लगता है कि ये रैशनल नंबर है वो लोग हैं गलत। रैशनल नंबर के लिए को प्राइम होना चाहिए और इनमें 1 के अलावा 2 भी एक कॉमन फैक्टर है। अगर 6 को मैं लिखूं तो 6 को ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 3, और 4 को कैसे लिख सकता हूं 1 इंटू 2 इंटू 2। तो इनमें 1 एक कॉमन फैक्टर है जो कि ऑलवेज रहता ही है, और दूसरा एक कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया, तो ये को प्राइम नहीं है। तो अगर हम इसको 2/3 लिखें तब को प्राइम होगा और तब रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 4/6 क्या है? फ्रैक्शन। और 2/3 क्या है? रैशनल नंबर। तो ये फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस है, ओके। अब हम लोग कुछ जनरल बातें करेंगे, तो थोड़ा सा रैशनल नंबर के बारे में और जान लेते हैं, उसके बाद हम कुछ और जनरल बातें करेंगे नंबर रिलेटेड ही। तो रैशनल नंबर अब फ्रैक्शन पार्ट में के जैसा तो लिख ही सकते हैं, इसके अलावा डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में दो तरह का होता है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किसका? रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ये दो तरह का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और दूसरा होता है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, तो एक तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? जहां पर डेसिमल के कुछ मतलब कुछ पॉइंट्स के बाद यानी कुछ देर के बाद डेसिमल हमारा रुक जाए, लाइक 1.3, इसके आगे कुछ नहीं है, रुक गया। 1.34 या 37, 2.5, ये सब क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो जा रहा है, यानी एक जगह आकर रुक जा रहा है। तो ये सब है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह का होता है, ठीक है। एक हो गया रिपीटिंग, एक हो गया नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग होता है ना सिर्फ वही रैशनल नंबर होता है, नॉन रिपीटिंग वाला रैशनल नंबर नहीं होता है, उसको भी आगे देखेंगे। अभी के लिए इसमें एग्जांपल देखो। रिपीटिंग डेसिमल का क्या मतलब हुआ? जैसे 1.66666, ऐसे करते हुए 6 कभी खत्म ही ना हो, 1.7171, सॉरी
1.717171 ऐसे 7171 रिपीट करते जा रहा है। तो जो भी कुछ डेसिमल के बाद का पोर्शन बार बार रिपीट करने लगे तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, बट एक पर्टिकुलर चीज बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये होता है हमारा, इस तरह के भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम p बाई क्यू वाले फॉर्म में ला सकते हैं। अब इर्रेशनल नंबर भी देख ही लो, उसके बाद आते हैं बाकी चीजों पर। तो 1 2 3 4 5वां चीज आया हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। क्या इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या हुआ? जो रैशनल नहीं हो, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो किसी भी तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं होगा, तो क्या हो सकता है? इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन, नंबर्स which cannot be represented in form of p by q where q is not equals to 0। ठीक है, इस तरह के फॉर्म में जो कभी ना रिप्रेजेंट हो सके वो कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या क्या होगा? पाई, √2, √3, 1.71273041, ऐसे ऐसे करके कुछ से कुछ चला जा रहा है। ये सब क्या है हमारे पास? इर्रेशनल नंबर है। ये सब क्या है हमारे पास? इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर क्या हो सकता है? तो इर्रेशनल, एक नंबर इसमें और आता है ई। ई भी एक इर्रेशनल नंबर है। इसको हम लोग कहते हैं, और किस नाम से जानते हैं? नेचुरल बेस। लॉग में बहुत यूज आएगा, नेचुरल बेस। ठीक है, नेचुरल बेस। नेचुरल बेस को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। अप्रॉक्स वैल्यू क्या है? 2.71 डॉट 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 फिर अपना आते रहता है। ये तो हो गया रैशनल इर्रेशनल नंबर का बात, तुमको पता भी होगा। अब कुछ जनरल बातें जो कंफ्यूजन पैदा करेंगी, तो वो है डिवीजन बाय जीरो। ये एक अलग सा टॉपिक डालो पहले, डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है? तो छोटा सा एक कहानी है, 1-2 मिनट लगेगा, ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट भी आएगा। इंडिया के मैथमेटिशियन थे। कौन थे वो मैथमेटिशियन जिन्होंने जीरो को एज ए नंबर इस्तेमाल करना सिखाया, कि जीरो एक नंबर है? ये बात दुनिया में सबसे पहले कौन बताए? तो इस बात को बताए थे ब्रह्मगुप्त साहब। ब्रह्मगुप्त उज्जैन के थे। ब्रह्मगुप्त साहब बताएं कि जीरो को एज ए नंबर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और जीरो का कुछ प्रॉपर्टी दिए। प्रॉपर्टी क्या था? एडेड टू एनीथिंग द नंबर इटसेल्फ। पहला, इफ जीरो इज एडेड टू एनीथिंग द रिजल्टेंट इज नंबर इटसेल्फ, यानी किसी भी चीज में जीरो ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जो नंबर था वही। दूसरा प्रॉपर्टी क्या दिया सब्सट्रैक्शन के लिए? इफ जीरो इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनीथिंग द रिजल्टेंट इज नंबर इटसेल्फ। तीसरा क्या बताएं? इफ जीरो इज मल्टीप्लाइड टू एनीथिंग द रिजल्टेंट इज जीरो। और चौथा क्या बताएं? इफ जीरो इज डिवाइडेड बाय एनीथिंग, सॉरी, इफ एनीथिंग इज डिवाइडेड बाय जीरो देन द रिजल्टेंट इज जीरो। ये बात करीब करीब 1000 साल
के आसपास तक लोगों को सही लगती रही। ठीक है, ये तीनों तो आज भी सही है, बट ये वाला चीज आज के जमाने में गलत है। इसको गलत कौन साबित किए? इसको जो गलत साबित किए वो भी इंडिया के ही थे, और उनका नाम था भास्कराचार्य। और ब्रह्मगुप्त को तुम लोग ऐसे हल्के में मत लेना। जो लोग अभी 9th-10th पढ़े हो वो एक हीरोन्स का नाम जानते होगे। हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े भी होगे, ट्रायंगल का एरिया निकालने में काम आता है। ठीक है, पर ब्रह्मगुप्त ओरिजिनल फॉर्मूला दिए थे जो किसी भी साइक्लिक पॉलीगॉन का एरिया निकालने में काम आएगा। हीरोन्स उसको चोरी करके ट्रायंगल पे लगा दिया, क्योंकि ट्रायंगल इज ऑलवेज ए साइक्लिक, मतलब कोई भी ट्रायंगल हमेशा साइक्लिक फिगर होता है, बट सारा पॉलीगॉन साइक्लिक नहीं होता है। तो एक स्पेशल केस ब्रह्मगुप्त के फॉर्मूला से चोरी करके अपने नाम पे बना करके, और आज पूरा इंडिया में लोगों को बेवकूफ बना रहा है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं, एकदम दिल से एक बार बोलिए ब्रह्मगुप्त साहब जिंदाबाद। हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला को ऑलवेज ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला के नाम से ही जानेंगे, और आगे अपने आने वाले जो भी बाल बच्चा होगा या जो भी अपना छोटा भाई जो भी है, उन सबको यही बताना है कि ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला है, ताकि एनसीईआरटी के बुक में इसको ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला के नाम से पढ़ाया जाए। ओरिजिनल होता है। भास्कराचार्य क्या बोले? भास्कराचार्य बोले, इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 दिस विल बिकम इन्फिनिटी। इनके कहने का लॉजिक क्या था? उससे पहले यह जानना जरूरी है कि ब्रह्मगुप्त का 0 से डिवाइड करने के बाद 0 बोलने का लॉजिक क्या था। ब्रह्मगुप्त बोले कि मेरे पास 5 टॉफी है, ठीक है, मेरे पास 5 टॉफी है। तो उस समय टॉफी नहीं आता होगा शायद, जैसे कि आम आता होगा। हाँ, तो ब्रह्मगुप्त बोले कि मेरे पास 5 आम है, और उन आमों को मैं किसी में नहीं बांटता हूं। लाइक उन 5 आम को 0 लोगों में डिवाइड कर दो, तो हर व्यक्ति को कितना आम मिलेगा? तो बोले कि अगर हम बांट ही नहीं रहे हैं तो मिलेगा कैसे? तो इसलिए वो बोले आंसर 0 है। ये बात मतलब 500 से 1000 साल तक लोग इस बात को सही माने। फिर आए भास्कराचार्य, ये बोले कि मैथ आम बांटने के लिए नहीं बनाया गया है, मैथ का और भी एप्लीकेशन है। तो इन्होंने कहा कि एक ये नंबर लाइन पर कुछ यूनिट है, लाइक मान लो 1 यूनिट है, ये 0 है, ये 1 है। अब 0 क्या है? 0 सिर्फ एक पॉइंट है, इसका ना कोई लेंथ होता है पॉइंट का, ना ही कोई लेंथ होता है, ना ही कोई ब्रेड्थ होता है। तो इस 1 यूनिट के लेंथ में या किसी भी यूनिट में कितना सारा पॉइंट डाल सकते हैं? कितना सारा पॉइंट डाल सकते हैं? तो इनफाइनाइट पॉइंट डाल सकते हैं। तो हम लोग इसको इनफाइनाइट हिस्सों में बांट सकते हैं, जिसका ना ही कोई लेंथ हो, ना ही कोई ब्रेथ हो। तो उस लॉजिक पर इन्होंने कहा कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 ये क्या होता है? इन्फिनिटी। बट ये बात भी गलत साबित हुई। ये करीब 700 साल तक इनका लॉजिक चला, ठीक से लिख लेते हैं, इनका लॉजिक 700 साल तक चला, इनका लॉजिक 1500 साल तक चला। अब इसके बाद जो हमारे मॉडर्न मैथमेटिशियन ने जो 0 और इन्फिनिटी को रिलेटेड सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी थे, तीसरा आविष्कार भी जो 0 को लेकर के हुआ आविष्कार नहीं, एक रिजल्ट वो दिए रामानुजम और उनके साथ के जो मैथमेटिशियन थे, बट मेन रोल इसमें रामानुजम का था। तो इनको भी जय बोलो। तो रामानुजम क्या बोले कि भाई ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, पर दोनों बात सही नहीं हो सकती है। मतलब अगर कुछ हो, मैं भी सही बोल रहा हूं, तुम भी सही बोल रहे हो, और दोनों अलग अलग चीज बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही सही नहीं है, दोनों झूठ बोल रहे हैं, सेटिंग किए हुए हैं। तो रामानुजम के हिसाब से क्या हुआ कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, बेसिक मतलब क्या हुआ कि डिवीजन बाय 0, इनका रिजल्ट क्या था? डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, यानी यहां पर चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है।
सीधे बोलना है सवाल ही गलत है, नॉट डिफाइंड। इसीलिए रैशनल नंबर में Q जीरो नहीं हो सकता है, यहां तक कि इरैशनल नंबर में भी Q जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो से डिवीजन डिफाइन ही नहीं है, जीरो से डिवीजन डिफाइन ही नहीं है। तो ये तो आ गए जीरो का कहानी। उसके बाद अब आते हैं पाई के कहानी पर, स्टोरी ऑफ पाई। स्टोरी ऑफ पाई। पाई क्या है? पाई इज रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस बाय डायामीटर। ठीक है, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर। तुम दुनिया में कहीं भी सर्किल बनाओ, उसका वैल्यू पाई आएगा। इस रिजल्ट को कौन दिए? इस रिजल्ट को दिए आर्यभट्ट। उनका ना ये सर्किल ज्योमेट्री इन सब में बहुत हाथ अच्छा था। वो बेसिकली मैथमेटिशियन से ज्यादा क्या कह सकते हैं, हाँ, एस्ट्रोनॉमर थे। मतलब तारों सितारों के बारे में, ग्रह नक्षत्र, ये सब एस्ट्रोलॉजी, ये सब ज्यादा जानते थे। ठीक है, तो उनका ये सर्किल, स्फेयर, रेडियस, डायमीटर, स्पीड, इन सब पे उनका ज्यादा तगड़ा कमांड था। तो ये जो चीज है सरकमफेरेंस बाय डायमीटर वाला, ये उन्होंने दिए। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन क्यों आता है कि जीरो का इन्वेंशन कौन किया? जीरो का इन्वेंशन आर्यभट्ट को दिया गया है, जो कि सही बात है। क्यों? वो जीरो को एज ए नंबर नहीं ट्रीट किए थे, आर्यभट्ट ने डेसिमल का आविष्कार किया था, डेसिमल सिस्टम का। और डेसिमल सिस्टम 10 के बेसिस पे होता है, और 10 में लास्ट में ये जीरो एज ए सिंबल यूज हुआ। तो जीरो एज ए सिंबल आर्यभट्ट खोजे, बट जीरो एज ए नंबर ब्रह्मगुप्त जी बताएं कि जीरो एक नंबर भी है जिसका मतलब होता है शून्य, यानी कुछ नहीं। ओके, तो पाई आ गया। अब अभी तक जो तुम लोग 10th में पढ़े होगे, पाई इक्वल्स टू 22/7, ये बोलते होगे पाई इक्वल्स टू 22/7। धड़ल्ले से इस चीज का प्रयोग हुआ होगा तुम्हारे लाइफ में। ठीक है, अब ये तो हमारा इररेशनल नंबर है, ये इररेशनल है और ये रैशनल है, ये रैशनल है। और रैशनल और इररेशनल कभी बराबर नहीं हो सकता है। और ऐसा गलती क्यों होता है? या फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं पाई इक्वल्स टू 3.14, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया ना, तो ये भी तो रैशनल हो गया। बात क्या है, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 22/7, जो कि 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है। 2 डेसिमल, सॉरी, हाँ, 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है। पाई के 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट हो रहा है। ठीक है, बट अगर फ्रैक्शन में ही बात करें तो पाई का सबसे एक्यूरेटली कौन सा वैल्यू आएगा जो पाई के सबसे ज्यादा नजदीकी हो? तो वो होता है हमारा 355/130। ये क्या होता है? 355/130। ये जो वैल्यू है, ये पाई के 1 मिलियन टाइम तक, 1 मिलियन प्लेस तक। ठीक है, 1 मिलियन का 1/3, तो कितना हो गया? 1 मिलियन यानी 10 लाख प्लेस तक, 10 लाख बाई 3 यानी 3 लाख के आसपास डेसिमल के बाद इसका करेक्ट वैल्यू देता है। ठीक है, ये होता है सबसे एक्यूरेट वैल्यू पाई का। बट क्या करोगे, ये थोड़ा आसान होता है देखकर, और ये थोड़ा सा बड़ा है, तो स्कूल में हम लोग को आसान चीज पिला दिया जाता है कि रट लो बेटा, पर असल में ये होता है 355/130। तो यहां से ये भी गलती नहीं करना है कि पाई हमारा रैशनल है कि इररेशनल है, ये सब चीज हम लोग क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी चीज पे, थोड़ा सा रैशनल इररेशनल नंबर तक देख चुके हैं। फिर आता है हमारे पास नंबर 6,
रियल नंबर। अच्छा, यहां से कुछ लग रहा होगा कि रियल नंबर यानी कोई नंबर रियल है, तो क्या कोई नंबर इमेजिनरी भी होता है? रियल मतलब क्या हुआ? वास्तविकता। इमेजिनरी मतलब क्या हुआ? सपनों में। तो अगर कोई रियल नंबर है तो कुछ इमेजिनरी नंबर भी होता है? तो हाँ, होता है। जस्ट देखेंगे कि कैसे। तो रियल नंबर क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर। रैशनल एंड इरैशनल नंबर यानी रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों को अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास? रियल नंबर आ जाएंगे। अब इसको देखो ये कैसे कैसे आ रहा है। अच्छा, ऐसा तुम लोग डायग्राम एक देखे होगे। ये है मान लो मिठाई, और थोड़ा सा ये है रसगुल्ला। ठीक है, ये है रसगुल्ला और ये है मिठाई। ठीक, तो अब हम क्या जानते हैं कि सारा रसगुल्ला तो मिठाई है, बट सारा मिठाई रसगुल्ला नहीं है। मिठाई में लड्डू भी हो सकता है, बर्फी भी हो सकता है, अलग अलग चीज हो सकता है। फिर अगर बात करें, रसगुल्ला गोल होता है, लाइक स्फेयर इन शेप होता है। तो मिठाई स्फेयर इन शेप होता है, बट सारा स्फेरिकल चीज, मिठाई स्फेयर के साथ साथ क्यूब शेप में भी होता है। ठीक है, स्पाइरल शेप में भी होता है जिलेबी। तो मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी अंदर वाले को सेटिस्फाई कर रहा है वो बाहर वाले को भी सेटिस्फाई करेगा, बट जो प्रॉपर्टी बाहर वाले को सेटिस्फाई कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि अंदर वाले को भी सेटिस्फाई करे। ओके, उसी तरह से अब यहां अगर इसी चीज को नंबर सिस्टम में बताया जाए तो सबसे छोटा चीज होता है हमारे पास नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या आता है? नेचुरल नंबर से थोड़ा सा बड़ा होल नंबर। सारा नेचुरल नंबर और इसमें जीरो एक एक्स्ट्रा आ गया। होल नंबर के बाद जो बड़ा चीज आता है वो आता है इंटीजर। इसको आई से दिखाओ या फिर जेड से दिखाओ, बात एक ही है। इंटीजर के बाद क्या आता है हमारे पास? इंटीजर के बाद आता है हमारे पास रैशनल नंबर। इंटीजर के बाद आता है रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर से भी बड़ा क्या होता है हमारे पास? रैशनल नंबर से भी बड़ा होता है हमारे पास रियल नंबर। और रियल नंबर मतलब इस सर्किल के अंदर जो कुछ भी है, और इस सर्कल के अंदर जो कुछ भी है वो क्या हो गया हमारे पास? रैशनल नंबर। तो इन दोनों सर्कल के बीच में जो है वो क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर। वो क्या हो जाएगा? इरैशनल नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर से भी बड़ा एक चीज होता है। रियल नंबर से भी बड़ा एक चीज होता है, वो कहलाता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा समझने की बस कोशिश करो, उतना जगह नहीं मिल पाया। रियल नंबर से भी बड़ा क्या होता है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे सी से दिखा देते हैं। रियल नंबर से भी बड़ा होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये तो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात आता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, ये होता क्या है? तो देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी जानते हैं। सेवेंथ पार्ट जो हो गया हमारा, सबसे बड़ा पार्ट नंबर सिस्टम में, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक बेसिक चीज समझो। अगर कहीं पर तुमको लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, तो x का क्या वैल्यू रखेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए? एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वन ऑलवेज पॉजिटिव है,
और 0 से बड़ा भी है। तो दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ के, तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव ना, तो दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ के कभी 0 नहीं लाया जा सकता है। ये बात हमारा गलत है। ये इक्वेशन अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर में चलेंगे तो ये इक्वेशन कभी सॉल्व नहीं होगा। रियल नंबर से ये चीज कभी सॉल्व नहीं होगा। तो इस चीज के लिए हम लोग इमेजिनरी नंबर लेकर के आए कि कुछ नंबर इमेजिनरी भी होता होगा। ठीक है, तो अब क्या किया, वहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 किया, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1। अब रूट के अंदर -1, ये तो अभी तक हम लोग को बहुत गलत चीज लगता है, बट इसी को हम लोग लिखते हैं आई। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, आई। आई का मतलब क्या हो गया, अंडर रूट -1। अब ये क्या कहलाया अभी तक, इमेजिनरी नंबर। आई का मतलब हो गया इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर में भी अपना पूरा चलता होगा, लाइक आई, 2i, 3i, 4i, ऐसे ऐसे करते हुए बढ़ रहा है, और इधर भी बढ़ रहा है, -i, -2i, -3i, और ऐसे करते हुए इधर भी बढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारा, ये सारा पॉजिटिव निगेटिव इमेजिनरी नंबर में भी होता है, सब कुछ डेसिमल वेसिमल सब आता है। तो ये सब क्या हो गया हमारे पास, इमेजिनरी नंबर। अब अगर हम लोग रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, इन दोनों को अगर इकट्ठे करके लिखें तो क्या आएगा हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका जनरल फॉर्म क्या होता है, a प्लस आयोटा बी। ए हमारा रियल पार्ट और ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस पिछला वाला डायग्राम में आते हैं, ये पूरा सर्कल कॉम्प्लेक्स है, बट इस कॉम्प्लेक्स और रियल के बीच में जो होगा वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। इन सब का कोई सिंबल नहीं है, ये लोग ऐसे ही लिखाते हैं, इनको ऐसा अलग से कभी रिप्रेजेंट करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, तो कोई सिंबल बनाया ही नहीं गया। ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर या फिर आई, ऐसे लिख देंगे। तो अब हम लोग नंबर के बारे में बहुत कुछ जान गए, अब थोड़ा बहुत और देखते हैं क्या क्या हो रहा है खेल। तो अब बताइए, अब हाँ, जीरो के बारे में थोड़ा सा और बात। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कोई शक नहीं हुआ इस बात पे। अब एक चीज और, जीरो इवन है या ऑड है, जीरो इवन है या ऑड है। तो इसके लिए पहले जानना जरूरी है कि इवन क्या होता है। इवन होता है वो नंबर, ठीक है, जिसका 2 एक फैक्टर हो, राइट। ऑल दोज नंबर which have 2 as prime factor, वो सारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। और जो इवन नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। जो इवन नहीं होंगे वो ऑड हो जाएंगे। इवन नंबर हमारा निगेटिव इंटीजर्स में भी चलता है, लाइक -2, -4, ये सब क्या है, इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये सब इवन इंटीजर्स हैं। और ऑड क्या होंगे, दोज नंबर विच आर नॉट इवन एक्सेप्ट। तो अब ये तो ऑड नंबर का डेफिनेशन हो गया, दोज नंबर विच आर नॉट इवन। तो जीरो क्या, या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो जीरो होता है हमारा इवन, जीरो होता है हमारा इवन नंबर। क्यों होता है, इस बारे में बहुत सा तरीका है इस चीज को प्रूफ करने का। फर्स्ट वे, जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0 × 2, इसका एक फैक्टर हो गया। तो जीरो का फैक्टर तो कोई भी नंबर होता है। दूसरा, इवन नंबर का एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इवन नंबर का एक
प्रॉपर्टी है लाइक इफ एनी नंबर whose last digit is even are even number। मतलब जिनका लास्ट डिजिट इवन होगा वो इवन नंबर होंगे। लाइक आगे कुछ भी लिखा हो बट लास्ट में अगर 2 लिखा है तो इवन हो गया। जैसे 34 लास्ट में 4 इवन है तो 34 भी इवन होगा। अब 10 इवन है, इस बारे में तो कोई डाउट नहीं है। तो लास्ट में 0 जो है वो भी तो इवन होना चाहिए। तो यहां से भी बता सकते हैं ये इवन हो गया। ठीक है, तो नंबर को अभी तक हम लोग क्या किए, 2 हिस्सों में बांटे। नंबर को 2 हिस्सों में बांटे, किसमें ऑड नंबर में और इवन नंबर में। निगेटिव वाला भी इवन ऑड होता है बट जनरली हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सब बहुत ज्यादा हाई लेवल में आ जाएगा। जब कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह से ज्यादा डील करने लगेंगे ना, तब इस तरह के रिजल्ट्स का कुछ जनरल प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करते हैं। अभी के लिए हम जो भी बात कर रहे हैं वो सारा बात कर रहे हैं किसमें, नेचुरल नंबर में। अब जो बात कर रहे हैं वो किसमें करेंगे, नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर 2 हिस्सों में गया, ऑड और इवन। तुम लोग स्कूल में भी इसी का बात किए, इसीलिए 0 इवन है या ऑड इस चीज का टेंशन कभी पालना नहीं पड़ा, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर है ही नहीं। अगला डिवीजन किस चीज में हुआ हमारा, प्राइम और कॉम्पोजिट। अगला क्या था हमारे पास, प्राइम और कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर का तो डेफिनेशन बताएं शुरू में। प्राइम नंबर क्या होगा, ओनली 2 फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ये एक नंबर के लिए काम होता है। लाइक जैसे 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 2। 3 इज ए प्राइम नंबर, इसका 2 ही फैक्टर है, 1 और 3। 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसका 2 भी एक फैक्टर है, 4 भी एक फैक्टर है और 1 तो सबका फैक्टर होता है। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास कुछ चीज आती हैं क्या, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। एक ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। क्यों, एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है। कॉम्पोजिट नंबर के लिए क्या होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर के लिए कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, वो उसमें एक फैक्टर होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा। यहाँ तो 1 ही वो नंबर है ना, तो यहाँ एक ही फैक्टर आया, इसलिए नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, और एक जनरल पॉइंट है हमारे पास, नोट करके लिख लो ऐसे, 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, या फिर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 2 है, और स्मॉलेस्ट और ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी अगर कोई भी इवन नंबर होगा तो 2 उसका एक फैक्टर होगा, 2 उसका अगर एक फैक्टर होगा और एक नंबर तो खुद होगा ही होगा और एक 1 होगा, तब तो कॉम्पोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर और 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, या फिर 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इवन वाला पोर्शन ऑप्शनल भी कर सकते हैं इस लाइन में। तो ये सारा एक बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग सीख लिए। अब ऑड इवन प्राइम इन सब नंबर का एक कुछ जनरल प्रॉपर्टीज दिखेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ में बनो, जम के लाइक ठोको, कमेंट ठोको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।